ठीक, 8:30 में क्या ये 415 में जो है आपकी काय की दे रखी है, छल की परिभाषा दे रखी है। ठीक, तो छल है क्या? छल है किसी व्यक्ति को प्रवंचित करना, प्रवंचित करके उसकी सम्मति प्राप्त करना। किसी व्यक्ति को क्या करना? प्रवंचित करके करके क्या करना? उसकी सहमति प्राप्त करना। तो छल कर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को प्रवंचित कर दिया आपने और उसकी खुद की उसकी सहमति ले ली। तो छल होता है किसी व्यक्ति को प्रवंचित करके उसकी सहमति प्राप्त करना। प्रवंचनापूर्ण उपाय किए आपने और उसकी सहमति उससे ले ली। अगर वो प्रवंचित नहीं होता तो क्या सहमति देता? वो नहीं देता, लेकिन आपने उसको प्रवंचित किया और उसने अपनी सहमति आपको दे दी। किस उद्देश्य से किया आपने? या तो बेईमानी पूर्ण आशय होगा आपका या कपटपूर्ण। तो बेईमानी पूर्ण आशय, बेईमानी या कपटपूर्ण आशय से। ठीक है, तो आपने जो सहमति प्राप्त की है उसकी किस उद्देश्य से की है? या तो आपका बेईमानी पूर्ण आशय था या कपटपूर्ण आशय था। किस लिए की है? उससे किसी संपत्ति से वंचित कर दिया जाए, उसको किसी संपत्ति से क्या किया जाए? संपत्ति से क्या कर दिया जाए? वंचित कर दिया जाए। फ्रॉड किया जाता है ना, वही कर दिया जाए। एक कंपनी आई, बताया, बोले आपके बोले फलानी कंपनी है, बोले उसमें बहुत पैसा लगाइए, बहुत दुगना तिगना रिटर्न देगी बोले। और आप अगर आप जानते हो उस कंपनी की हकीकत कि जिन लोग कपट करना चाहते हैं, बेईमानी पूर्ण इनका आशय है, तो क्या आप डालते? उसमें पैसा नहीं डालते। उसने आपसे पैसा डलवाया, आपको धन से वंचित कर दिया और लेके फरार हो गए। तो ये क्या होता है? ये छल होता है। और ऐसा क्यों किया गया हो? साथ से मतलब जानबूझकर उसके शरीर, मन या ख्याति के लिए क्षतिकारक कोई कार्य या लोप कराया जाए, या फिर आपने कोई ऐसा काम कराया जानबूझकर, साथ से यानी जानबूझकर, जिससे क्या हुआ? जिससे जो है उसके शरीर, मन, ख्याति, तीनों चीजें आ जाती के लिए क्षतिकारक कोई कार्य कराना या उसका लोप करना। कोई कार्य कार्य कराना या उसका लोप करना, दोनों चीजें। जानबूझकर ऐसा कोई काम कराना जिससे आपकी जो शरीर है, मन है, ख्याति है, उसको कोई नुकसान होता है, या ऐसा काम करने से कोई उसका लोप कराना। जो काम आप करते, अगर मतलब जो काम आपको करना चाहिए था, अगर आप प्रवंचित नहीं होते तो वो काम ना कराना आपसे, आपको प्रवंचित कर दिया। या ऐसा कोई काम जो जो आप अगर प्रवंचित नहीं होते तो करते। इसकी परिभाषा देखें पहले। तो ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या वह संपत्ति दे दे। यानी सब क्या कह रहा है? प्रवंचित करके आपने क्या किया? उसकी संपत्ति से उसको वंचित कर दिया। कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या यह संपत्ति दे दे। कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या साथ उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोप करे जिसे वह यदि इस प्रकार प्रवंचित ना किया गया होता तो ना करता या करने का लोप ना करता। और जिस कार्य या लोप
से उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी या संपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होनी संभव है, वह छल करता है, ये कहा जाता है। मतलब कोई भी ऐसा एक्ट करवाया जाता है आपसे जो अगर आप प्रवंचित नहीं हुए होते तो शायद नहीं करते, और उस एक्ट की वजह से आपको शरीर के रूप से, मानसिक रूप से, ख्याति के रूप में क्या होता है, क्षति होती है या उसकी संभावना है कि ऐसा हो सकता था। तो क्या माना जाता है कि आपने जो है क्या किया, छल किया, उस व्यक्ति के साथ क्या किया, छल किया गया। स्पष्टीकरण लिखा है, तथ्यों का बेईमानी से छिपाना धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है। अगर किसी तथ्य को आप छुपा लेते हो बेईमानी से, जबकि आपका आशय उसको बताने का है, और आप उस तथ्य को छुपा लेते तो उसको भी जी हाँ जो है छल माना जाएगा। किसी फैक्ट को, तथ्य को छिपाना जानबूझकर भी छल की परिभाषा में आएगा, छल में आएगा। ठीक है, किसी फैक्ट को छुपा लिया जबकि आपको बताने की जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और आप छुपा लेते हो जानबूझ करके छिपाना आएगा। ऐसे वैसे ही धोखे में छुप गया वो बात अलग होती है। आप जानबूझ के छिपाते हो, आपकी लायबिलिटी है उसको बताने की, और आप नहीं बताते तो वो छल है। ठीक है, उदाहरण दे रखे हैं इसमें कुछ, इसमें जो है उदाहरण दे रखे हैं। पहला कहता है, का सिविल सेवा में होने का मिथ्या अपदेशन करके सासे या से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उस उधार माल पर ले जाने दे जिसका माल चुकाने का उसका इरादा नहीं, कहा ने छल किया। आप ये कह रहे हैं कि भाई सिविल सेवा में भले फलाने जगह के बड़े बढ़ाने अधिकारी आ गए, किसी परचूने की दुकान पे पहुंच गए, किसी शॉप पर पहुंच गए, और वहां से आपने कहा कि भैया वॉलेट लाना तो भूल ही गया यार, एक काम करो यार पैक कर दो, पैसा पहुंचा दूंगा, मैं फलाना अधिकारी हूँ। अब दुकानदार ने कहा भाई इतने बड़े अधिकारी हैं ये तो इनके थोड़ी ना पैसा खाएंगे। बोले कोई बात नहीं साहब, आप ले जाओ, पैसा भिजवा देना बाद में, या मैं आके खुद ले लूंगा। दुकानदार ने बोला, उन्होंने कहा ठीक है भैया। ठीक है, तो वो इस तरीके का काम, और जबकि वो जो सामने वाला व्यक्ति उसका तो पैसा चुकाने का कोई इरादा है ही नहीं, झूठा कह दिया कि मैं फलाना अधिकारी हूँ, और वो सामान लेके चल दिया, तो ये क्या है, ये छल है। ठीक है, ऐसा ही एक उदाहरण और दिखा है, का एक वस्तु पर कूटकृत चिन्ह बनाकर या से सा से प्रवंचना, ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी चीज है, आपने उस पर कोई चीज, मान ली उदाहरण के लिए, मान लो कोई पेंटिंग है ना, कोई पेंटिंग है मान लो उदाहरण के लिए, कि वो पेंटिंग आप जानते हो कि जो पेंटर्स होते हैं बड़े बड़े, उनकी पेंटिंगें लाखों में बिकती हैं, तो आपने उसकी फलाने की कोई भी साइन बना ली उस पे कि भैया ये फलाने व्यक्ति की बोले पेंटिंग है, वो बोले 1 लाख की है, आपको चाहिए हो तो बताएं, एक ही पीस बचा है, और आपने फलाने जो भी मशहूर आर्टिस्ट है उसकी समझ के उसको ले लिया, जबकि वो फेक थी, कॉपी थी, तो वो भी क्या है, वो भी छल है। इस प्रकार से अगर आपको पता होता है कि ये फेक है या कॉपी है तो क्या आप लेते हो, नहीं लेते, तो वो भी क्या है, वो भी छल है। ठीक है, ऐसे कई उदाहरण इसमें जो है दे रखे हैं। कई लोग आते हैं, आपने देखा होगा, सैंपल दिखाते हैं, बहुत बढ़िया, सैंपल का भी उदाहरण है, आपको नकली सैंपल दिखाया, और सैंपल तो बढ़िया दिखाया, असली दिखाया आपको, ये बहुत बढ़िया चीज है, और जब आपने पूरा माल खोला तो उसमें कुछ नहीं निकला, नकली निकला, तो वो भी छल है। तो इस प्रकार के कई उदाहरण हैं छल के, इसमें जो है दे रखे हैं। ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं सारे उदाहरण इसके। अब बात आती प्रवंचना क्या है, क्योंकि प्रवंचना शब्द इसमें आया है, और कि भैया प्रवंचना करना छल है। मूल परिभाषा तो यही है कि प्रवंचना करो तो छल है, मूल परिभाषा का सार पूरा है प्रवंचना। एक ही शब्द है ना कि प्रवंचना कोई व्यक्ति करता है किसी व्यक्ति से तो वो छल करता है, ये मूल आधार है पूरी परिभाषा का। प्रवंचना को संहिता में कहीं परिभाषित किया नहीं गया है कि भाई प्रवंचना होती क्या है, तो प्रवंचना को संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया कि प्रवंचना है क्या। तो भाई प्रवंचना क्या है, तो फिर इसको अपन अपने अर्थों में समझ सकते हैं कि भाई प्रवंचना है क्या। प्रवंचना का अर्थ है सत्य जानने से वंचित कर देना, सत्य जानने से क्या कर देना, वंचित कर देना, किसी व्यक्ति को वंचित कर देना। प्रवंचना का अर्थ होता है उस परिस्थिति में ले आओ कि उसको पता ही नहीं कर पाए कि सत्य क्या है, उस स्थिति में ले आना किसी व्यक्ति को। प्रवंचना का अर्थ है कि सत्य का पता ना लगा पाए वो व्यक्ति, आपने झूठ इतना अच्छा गढ़ा है कि सामने वाला सत्यता से अनभिज्ञ हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रवंचना कहते हैं।
अब उसके पास कोई साधन नहीं बचा जिससे वो पता कर सके कि उसने प्रवंचना की है। इसके भी वो दो तथ्य हम तो आपकी परिभाषा में दे ही रखे हैं। प्रवंचना, आपने कोई एक्ट किया हो, कोई कार्य किया हो इस प्रकार का, जिससे वो व्यक्ति क्या होता है, सत्य जानने से क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है, नहीं जान पाता है ना। कोई भी कार्य किया हो या कराया हो उससे, जिससे कि वो क्या है, सत्य जानने से क्या हो गया हो, वंचित हो गया। अब एक उदाहरण इसमें और है कि ये दो व्यक्ति थे, ए और नाम के और बी नाम के व्यक्ति, ए और बी नाम के दो व्यक्ति थे। इनने किसी के बालक को पकड़ लिया, बालक को, ठीक, किडनैप कर लिया, पकड़ लिया, बच्चे को ले गए, बच्चे की इनने हत्या कर दी। क्या कर दिया, बच्चे की हत्या कर दी, मार डाला इसको, बच्चे को मार डाला। और इसके पिता से कहते हैं कि भैया तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है, और अगर पैसा दे दोगे तो छोड़ देंगे, जबकि बच्चे को मार चुके हैं ये। और इस प्रकार जो उसके पिता से क्या ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। तो ये भी छल है। अब आपको हत्या, हत्या भी है, वो तो हत्या तो है ही, वो अलग बात है। अपन छल पढ़ रहे हैं तो छल देखेंगे, ठीक है। तो उसने बच्चे की पहले ही मार चुके हैं, और ये बता रहे हैं कि बच्चा जिंदा है। किसी दूसरे बच्चे से बात करा दी, ये करा दी कि बच्चा जिंदा है, फिरौती की रकम पहुंचा दो, हम छोड़ देंगे। तो ये भी क्या है, छल है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, छल हो जाएगा उसके पिता के साथ, छल है ना। अगर आपको पता होता है कि आपकी जो संतान है उसको जो पहले ही मार चुके हैं, तो फिर आप क्या पैसा देते, उसको नहीं देते ना। तो ये छल है। आपका कोई हत्या, हत्या है वो अलग बात है, वो एक अलग मैटर है, हत्या तो है ही, हत्या हो गई, वो फिरौती के लिए हत्या वो हो जाएगी, वो अलग चीज है। लेकिन हम केवल छल देख रहे हैं, तो छल है कि नहीं है, अब उनको केवल इतना समझना कि छल है कि नहीं, बिल्कुल छल है। कि अगर हमारे घर का कोई भी सदस्य किसी की गैंग के हाथ पे लग जाता है, और वो गैंग वाले कहते हैं कि भाई पैसा पहुंचा दो, जबकि उसको मार चुके हैं, और हमसे पैसा ऐंठ लेते हैं, तो क्या वो छल नहीं है, बिल्कुल छल है, छल की परिभाषा में आएगा। अगर हमको ये पता है कि हमारे घर का कोई सदस्य है जो किसी गैंग के हाथ लग गया है और उसकी हत्या हो चुकी है, तो क्या हम पैसा देते, उन्हें नहीं देते ना। ये लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, जिंदा है, आप पैसा भिजा दीजिए, हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब आगे जो है धाराएं जो है छल के उदाहरण की से संबंधित हैं, जैसे कि प्रतिरूपण द्वारा छल, ये भी पूछा जाता है। 415 में छल की परिभाषा है, सेक्शन 416 देखिए, ये प्रकार है, छल के प्रकार है। प्रतिरूपण द्वारा छल, प्रतिरूपण द्वारा छल, एक तो छल सिंपल था, और एक ये कह रहा है प्रतिरूपण, मतलब दूसरे का भेष, भेष बदल के कहते हैं ना जिसको, अपन सिद्ध भाषा में कहें तो भेष बदल के, या किसी दूसरे का रूप धारण करके छल करना, ठीक है, उस वो कहता था। तो प्रतिरूपण छल कितने में, 416 में। देखिए ये क्या परिभाषा कहता है, ये कहता है कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है जब वह जब वह यह उपदेश करके कि वो कोई अन्य व्यक्ति है, या कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह व्यपदिष्ट करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है। क्या मतलब ये कि किसी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। आपने ये कहा कि भैया फलाने अधिकारी हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं फलाने, आपने देखा ही होगा कि कई नकली फर्जी आईएएस ऑफिसर, फर्जी आईएफएस ऑफिसर फिर रहे हैं। तो वही लोग हैं भैया, आईएएस ऑफिसर बन के घूम रहा है कि भाई फलाना आईएएस। अब जरूरी नहीं कि ये व्यक्ति वास्तविक हो, ये भी जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति का उसने प्रतिरूपण किया वास्तविक हो। वास्तविक व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं, काल्पनिक भी हो सकता है। आप कहोगे काल्पनिक कैसे हो सकता है, वास्तविक तो समझ में आता है कि फलाने नाम का व्यक्ति है, कोई उद्योगपति, हम बन गए कि हम अंबानी हैं, हम बन के आ गए कि भाई साहब हम ही हैं अंबानी। आपने कभी देखा नहीं है अंबानी को, हम कह रहे हैं हम ही अंबानी हैं। तो ये छल हो गया प्रतिरूपण। अब वास्तविक, ये तो वास्तविक रूप से रूपण हो गया, वास्तविक प्रतिरूपण हो गया, जो व्यक्ति था उसका हमने रूप धारण करके आपको बता दिया, आप जानते नहीं थे, है ना, आप में इतनी समझ नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि आज सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं जानते। हम बना के पहुंच गए कि भाई यही या वो नहीं बन के पहुंचे, कोई दूसरा उद्योगपति बन, ये तो बड़े फेमस उद्योगपति जिनको सब जानते हैं। कई ऐसे उद्योगपति जो जिन पे पैसा तो बहुत है, लेकिन उनको लोग ज्यादा नहीं जानते, तो ऐसा कोई उद्योगपति बन के पहुंच गए। तो ये क्या हो गया, ये प्रतिरूपण द्वारा छल हो गया। अब आवासी कैसे हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति है ही नहीं और बन गए। आपने फिल्मों में देखा नहीं होगा कि वो राजा बन के पहुंच जाते हैं,
बोले फलाने स्टेट के झुमरी तलैया के महाराज आ गए, अब झुमरी तलैया कोई स्थान है ही नहीं बोले, या मान लो कोई काल्पनिक स्थान बता रहे हैं और बोले फलाने वहां के राजकुमार आए हैं, तो ये काल्पनिक हो गया, ये काल्पनिक हो गया कि भाई वह फलानी जगह के राजकुमार हैं ये, जबकि वो कोई जगह ही नहीं है ना, वहां कोई राजकुमार है इस नाम के, है ही नहीं है ना, ये राजकुमार ही नहीं है वहां, कोई कोई स्टेट ही नहीं है, और आप कह रहे हो फलानी स्टेट के राजकुमार बन के आ गए या राजा बन के आ गए, तो ये क्या हो गया, ये काल्पनिक हो गया। तो जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का प्रतिरूपण किया जा रहा है वो वास्तविक हो, आभासी हो सकता है, प्राकृत जरूरी नहीं है वास्तविक, इसका स्पष्टीकरण कहता है यह अपराध हो जाते हैं, सॉरी, यह अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया हो वास्तविक व्यक्ति या काल्पनिक, तो काल्पनिक भी हो सकता है, काल्पनिक मन गढ़ंत कहानी बना ली कि फलाने उद्योगपति फलाने देश के प्रधानमंत्री हैं हम, है ना, बन के चले आए, और कोई देश ही नहीं है वैसा, दुनिया में इतने देश हैं कि सबको हर देश का नाम तो याद नहीं, तो बोले फलाना देश है वहां बसा हुआ उतर के, तो वो हो जाता है काल्पनिक। ठीक है, तो दोनों तरीके से हो जाता है, चाहे आप काल्पनिक व्यक्ति के रूप धारण करके बातें करें या आप वास्तविक व्यक्ति के रूप में धारण करें, तो ये क्या होता है, प्रतिरूपण द्वारा छल होता है। इसके लिए क्या आवश्यक है कि जबकि वह व्यक्ति स्वयं किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में पेश करे अपने आप को, हम पेश करते हैं फलाने व्यक्ति इस रूप में हो सकता है, ऐसा दूसरा व्यक्ति जीवित भी हो सकता है, मृत भी हो सकता है, दोनों बातें, जीवित व्यक्ति भी हो सकता है और मृत व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, काल्पनिक व्यक्ति भी हो सकता है और वास्तविक व्यक्ति भी हो सकता है, सब हो सकता है, मृत व्यक्ति भी हो सकता है, जीवित भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। तो प्रतिरूपण छल का मूल आधार है अपनी वास्तविक पहचान छिपाना, वास्तविक पहचान छिपाना। ठीक है, ये इसका मूल आधार है, प्रतिरूपण छल का मूल आधार है अपनी वास्तविक पहचान छुपाना, कोई चाहे दूसरे, चाहे आप मृत व्यक्ति का रूप धारण कर लो, चाहे जीवित व्यक्ति का रूप धारण कर लो, चाहे आप काल्पनिक व्यक्ति का रूप धारण कर लो, किसी का भी रूप धारण कर लो, आप अपनी पहचान नहीं बता रहे कि हम फलाने हैं, हम बताते ना कि हम फलाने, तो हम फलाने हैं वो नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं हम फलाने दूसरे व्यक्ति, तो ये है प्रतिरूपण द्वारा छल। ठीक, तो प्रतिरूपण छल कितने में, 416, और 415 में क्या है, छल की परिभाषा। एक उदाहरण, दो उदाहरण इसमें दे रखे हैं सिंपल से, का उसी नाम का अमुक धनवान बैंकर है इस अपदेशन द्वारा छल करता है, का प्रतिरूपण छल करता है, का कहता है कि मैं फलाना नाम का बैंकर हूं भैया, बैंकर कौन होता है, जो बैंकों से पैसों का लेन देन करता है, तो बैंकर हूं फलाने, वो बड़ा बहुत बड़ा बैंकर हूं मैं, तो ये क्या है, ये प्रतिरूपण द्वारा छल है। दूसरा कह रहा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है होने का अपदेशन करने द्वारा का छल करता है, क्या प्रतिरूपण, एक व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो गई, वो कह रहा नहीं मैं जिंदा हूं, मैं आ गया, या किसी को पता ही नहीं कि मृत्यु हो गई, वो बन के पहुंच गए, तो ये भी प्रतिरूपण द्वारा छल है। दोनों उदाहरण दे रखे हैं इसमें, है ना। अब दंड की बात कर लेते हैं, 417 में जो है इसका दंड दे रखा है छल के लिए, 417 में काय का दंड है, छल का, 417 में छल का दंड है, 417 में काय का दंड है, छल का। अब बात आएगी भाई प्रतिरूपण का दंड कहाँ दिया गया है, तो प्रतिरूपण का दंड दे रखा है 419 में, ये काय का दंड है, प्रतिरूपण छल का, ये दोनों सेक्शन ये भी याद रखने हैं आपको कि छल का दंड कहाँ है और प्रतिरूपण छल का दंड कहाँ है। ठीक है, 417 ये तो याद रहेगा, 419 याद रखना कि प्रतिरूपण छल का दंड है 419 में। ठीक है, 419 में काय का दंड है, प्रतिरूपण छल का, हाँ है 419 में। कितना कितना दंड है, सिंपल बात है, छल के लिए दंड है 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, कितना दंड होगा, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब प्रतिरूपण कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है 1 वर्ष से ज्यादा हो जाएगा, कितना होगा, 2 वर्ष के 3 वर्ष, 3 वर्ष, यहाँ 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, इसमें 3 वर्ष हो जाएगा और इसमें 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 418 बीच में रह गई धारा, वो क्या कहती है, सेक्शन 418 क्या कहता है,
418 जो कहता है वो आपका इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है, हित का संरक्षित व्यक्ति के लिए संरक्षित क्या लिखा है, जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है। कुल मिला के कुफति वगैरह करना हित संरक्षक द्वारा छल है। कुल मिला के किसके द्वारा? हित संरक्षक द्वारा छल। तो जो हित का संरक्षण करने के लिए बैठा है वही छल कर देता है आपसे, जिसकी जिम्मेदारी कि भैया हित का रक्षा करो वही कर रहा है। इसमें लिखा है जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करेगा कि यह संभव है कि एतद द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए जिसका हित उस संव्यवहार में जिसमें वह संबंधित है संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध है, वह दोनों में से किसी मादी कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये कह रहा है कि जिसकी लायबिलिटी थी हित संरक्षित रखना, उससे जुड़ा हुआ था, आपका हित संरक्षित रखने की उसकी जिम्मेदारी, और वही व्यक्ति आपके संग क्या करता है? छल करता है। तो इसमें क्या है? आबद्ध व्यक्ति। इसमें कौन सा व्यक्ति जो आबद्ध है? इसलिए आबद्ध है, इसलिए आबद्ध है कि वह आपको क्षति से बचाए, आपकी रक्षा करे, आपका हित का, चाहे वो संविदा के द्वारा हो चाहे वैध रूप से लीगली हो, वो आपका हित संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार। कुल मिला के ये जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है जो आपका हित संरक्षित करने के लिए नियुक्त है, चाहे वो विधिक रूप से हो चाहे किसी संविदा के अधीन हो, और यही आपसे क्या कर देता है? छल करता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को कितना कारावास होगा? 3 ही वर्ष, यही वाला कारावास है, 3 वर्ष तक की सजा है इसमें, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो हित से संरक्षक द्वारा छल कितने में? 418 में। 418 में हित संरक्षक के द्वारा छल की परिभाषा, छल के बारे में बताया गया है। 419 में आपने देख ही लिया, प्रतिरूपण छल के द्वारा है। अब आता है 420। अपन कहते हैं 420 ही लग गई, वही है। 420 ही कहता है छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। 420 क्या कहता है? छल एवं संपत्ति परिधान के लिए बेईमानी से उत्प्रेरण। छल एवं संपत्ति परिधान करने के लिए छल, ये भी छल का एक प्रकार है, बड़ा रूप है और कुछ नहीं है। ये कहता है जो कोई छल करेगा और तद्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को किसी अन्य चीज को जो हस्ताक्षरित मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य पूर्णतः या भागतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो कुल मिलाकर ये छल का एक बड़ा रूप है। जहां आपने क्या किया, ये संज्ञेय है और अजमानती अपराध है। संज्ञेय और अजमानती है ये अपराध। कैसा है? संज्ञेय और अजमानती, ये वाला, क्योंकि ये उसका गंभीर रूप है। चल गई। यहाँ क्या कर रहे हो आप? यहाँ किसी की संपत्ति को परिवर्तित करा रहे हो, किसी से हस्ताक्षर करा लिए, कोरे कागज पर करा लिए, जिसको आप मूल्यवान प्रतिभूति में बदल सकते हो, है ना। इस प्रकार कोई संपत्ति किसी को दिवा दी आपने, दे दो कि भैया फलाने को दे दो, या कोई मूल्यवान प्रतिभूति रचा ली, उससे रचवा ली, लिखवा ली, या कोई मूल्यवान प्रतिभूति थी उसको नष्ट कर दिया, है ना। तो इस प्रकार के अपराध इसमें जो है आते हैं। और क्या किया आपने? सामने वाले को उत्प्रेरणा देते हो और क्या करते हो? उत्प्रेरणा किया, उत्प्रेरणा करके आपने छल किया उससे, और उससे कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति वगैरह जो है बचा दी। ये उसमें एक केस है अब्दुल्ला का। इसमें जो है एक जो अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, एक आभूषण बेचा सुनार को, सुनार को बेचा सोने का बताकर दिया। इसमें क्या लिखा? अभियुक्त ने अपमूल्य के आभूषण को सोने का बताकर बेचना चाहा, सुनार ने लेने से इनकार कर दिया। अभियुक्त छल के प्रयत्न के लिए धारा 420 411 के तहत दोषी सिद्ध हुआ। वो बात अलग है कि सुनार ने खरीदा नहीं, पहचान गया सुनार। इनने एक नकली आभूषण सुनार को बेचा कि भैया वो सोने का है, और वो सोने का था नहीं। सुनार ने नहीं लिया, पकड़ गए। पकड़ने के बाद चूंकि प्रयत्न बना तो 420 और 511 के तहत उनको दोषी माना गया, छल के प्रयत्न का दोषी माना गया। 420 क्यों लगी? क्योंकि मूल्यवान प्रतिभूति बता रहे थे ना उससे, जबकि मूल्यवान थी नहीं।
और पकड़ गए अपने कपट करते हुए तो 420 लगी। 420 एक तरीके से छल का बढ़ा हुआ रूप है, तो सजा भी इसमें ज्यादा होगी। सजा कितनी होगी इसमें? 7 वर्ष। इसमें सजा कितने होगी? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। संज्ञेय और अजमानती अपराध है ये कैसा अपराध है? संज्ञेय और अजमानती। 420 कैसा अपराध है? संज्ञेय और अजमानती, इसी का बढ़ा हुआ रूप है। जो छल पड़ा था, इसमें छल नहीं लिखा, छल पड़ा था उसी इसी का बढ़ा हुआ रूप है। ठीक है, अगर आप मूल्यवान प्रतिभूति वगैरह ये सब करते हो तो फिर इस कैटेगरी में आ जाते हो 400। इसीलिए अपन कहते हैं कि भाई 420 ही करी। अधिकतर बोलचाल की भाषा में आपने पढ़ा होगा भाई 420 ही करी। ये साधारण छल था, ये 420 ही भैया। आपने मूल्यवान प्रतिभूति धन वगैरह मोस्टली 420 लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उसमें पक्के में आपने कोई ना कोई मूल्यवान प्रतिभूति ली होगी, है ना, छल किया होगा तो इसलिए ये वाली धारा लगती है 420 की। ठीक, अब आता है आपका एक दूसरा टॉपिक, कपट पूर्वक विलेखों और संपत्ति बयान के विषय में। ये कोई खास नहीं है, लेकिन कपट पूर्वक विलेखों और संपत्ति के बयानों के विषय में। विलेखों एवं संपत्ति के बयान के विषय में। ठीक है, कपट पूर्वक विलेखों एवं संपत्ति के बयान के विषय में। कपट पूर्वक संपत्ति के बयान और विलेखों के विषय में 421 से 424। ये कोई खास नहीं है। ठीक है, ये वाला टॉपिक कोई खास टॉपिक नहीं है। ये इसको देख लीजिए, ये क्या कहता है। ये 421 से शुरू होता है। ये कहता है लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से एक कपटपूर्वक अपसाधारण या छिपाना। ये क्या कह रहा है? केवल सेक्शन देखने हैं आपको। ये क्या कह रहा है? लेनदारों के लिए, लेनदारों से कपट वंचित करने के लिए 421 केवल लेनदार लिख देते हैं। लेनदार मतलब जो लेने वाले हैं, जिससे लेना है आपको, लेनदारों से कपट करने के लिए। लेनदारों से कपट करने के लिए, लेनदार से कपट मतलब क्या? मतलब ये कि कोई पैसा आपका निकल रहा होगा, आपने उधार लिया होगा, अब आप चुकाना नहीं चाह रहे, उनसे कपट करना चाह रहे हो। अब आप कोई भी प्रवंचना करो, कुछ भी बताओ कि भैया हमारे पास तो बचेगी, कहाँ से दे। देखा है ना लोगों को, तो वही लोग है ये, जो पहले ले लिया और अब आपको क्या कर रहे हैं? बेईमानी से जो प्रेरित करके भाई चुकाना ना पड़े, बेईमानी से या कपट पूर्वक छिपाते हैं, परिदत्त करते हैं, वो भी संपत्ति वगैरह बेचवा दी, बोले अब बची ही नहीं है, क्या करे। तो ऐसे लोग इसमें जो है आते हैं। छिपाएगा, कपट करेगा, तो वो 421 के अधीन क्या है? आते हैं ऐसे व्यक्ति। इसमें सजा कितनी है? 2 वर्ष है। ठीक है, इसमें कोई खास नहीं, इसलिए नहीं देखा। सजा इसमें 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों से दंडित। 2 ही वर्ष की है, इसी में तीनों सेक्शन में लगभग सजा इसमें 2 ही वर्ष है, तीनों में 2 वर्ष सजा है। ठीक है, या जुर्माना। 421 से 424 तक 2 ही वर्ष है इसमें। 422 क्या कहता है? स्वयं अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को शोध किसी ऋण या मांग के भुगतान को कपटपूर्वक बेईमानी से निवारित करना। ये धन से संबंधित है। 422 क्या करना? निवारण करना, धन चुकाना ना पड़े स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को। शोध ऋण से, सीधा लिख देता हूं, शोध ऋण से, शोध ऋण से, ऋण ही है, शोध ऋण, ऋण से बचाना है इसमें। मतलब जो भी ऋण निकल रहा है, जो भी उधारी निकल रही है, उससे बचाना चाहते हो। यहाँ लेनदारों से कपट करना चाह रहे थे। हमारे, मान लो हमने आपको पैसा उधार दिया और आप हमसे ही कपट करना चाह रहे हो, जिससे लिया उसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो। 2 वर्ष तक की सजा है। अब आपके ऊपर कोई ऋण निकलता है, कोई भी ऋण ले रखा है आपने, उसको बचाना चाहते हो, चुकाने का कोई इरादा नहीं है, तो वो 422 में आ जाएगा, जो ऋण वगैरह ले रखा है उसके लिए। ठीक है, इसमें भी सजा सेम है, इसमें भी सजा सेम है। ठीक है, 23 क्या कहता है? किसी संपत्ति का हित को अंतरित करने या भार के अधीन करने के लिए बेईमानी से कपटपूर्ण मिथ्यक कथन से युक्त किसी विलेख या हस्ताक्षर करना, या कुल मिला के मिथ्या दस्तावेज रचना है
और वो भी काय के लिए, ताकि अपने आप को काय से बताया जा सके, कोई भी अंतरण से बचाया जाए, हित का अंतरण करने के लिए, हित का अंतरण करने के लिए, हित अंतरित करने के लिए। कोई विलेख लिखना, रचना, कोई विलेख रचना, मिथ्या, झूठे दस्तावेज रच रहे हो कि भैया इनको दे दिया हमने तो हमारे पास बचे ही नहीं, सब चला गया। तो इसमें भी सजा सिंपल, सब में यही है 2 वर्ष तक की, इसमें सब में सजा है। 424 क्या कहता है, ये कोई खास सेक्शन नहीं है, ठीक है। 424 कहता है बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी संपत्ति को छिपाना, अपसारित करना या किसी मांग या दावे का छोड़ देना। किसी संपत्ति को छिपाना या अपसारित करना, छिपाना लिख लीजिए बस, छिपाना। ये क्या कर रहे हैं भैया, ये संपत्ति छिपा रहे हैं, अपसारित कर रहे हैं उसको, है ना। या किसी मांग या दावे को छोड़ देते हैं भैया जो जरूरी है। तो ये सारे जो है एक तरीके से कपट के ही उदाहरण है वैसे देखा जाए तो। ये सारे संपत्ति से जुड़ी हुई चीजें हैं जो आप करते हो। लेनदार को कपट करना है, कोई शोध ऋण है उससे बचना चाहते हैं, कोई हित अंतरित कर देते हैं, झूठे दस्तावेज रच देते हैं। ये नॉर्मली वो वाली चीजें हैं कि जैसे हमें पैसा ना चुकाना पड़े, कोई ऋण ले लिया वो ना चुकाना पड़े। तो इस प्रकार के अपराध 421 से लेकर 424 तक में दे रखे हैं। कपट करना है कुल मिला के, दूसरों से कपट करना, तो ये 421 से 424 में दे रखे हैं। वो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए रजिस्ट्री 425 से लेके 440 तक रजिस्ट्री आती है। ये कहां से कहां तक जाती है, 425 से 440 तक। सेक्शन 425 से लेके 440 तक जाती है, ठीक है। 425 से लेके 440 तक आपकी जो है रजिस्ट्री जाती है। परिभाषा 425 में पूछी जाता है कि रजिस्ट्री की परिभाषा कहाँ है। सेक्शन 425 में क्या है परिभाषा, काय की परिभाषा है, रजिस्ट्री की। तो याद रखना है रजिस्ट्री की परिभाषा कहाँ दे रखी है, 425 में दे रखी है। रजिस्ट्री है क्या, एक तरीके से नुकसान पहुंचाना। ये कहता है जो कोई इस आशय से या संभाव जानते हुए कि वे लोग को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, तो सदोष हानि या नुकसान का पहुंचाना है, यही इसका फैक्ट है, हानि या नुकसान। कुल मिला के ये हानि और नुकसान पहुंचाने वाला अपराध है। यहाँ लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन वो कई लोगों को मजा आता है ना, बोले वही मजा आ गया, बोले तोड़ दिया। तो वो लोगों की, वो लोग है ये। कई लोगों को मजा आता है, लेना नहीं है कुछ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, बोले दूसरे के हाथ में इसको तोड़ना है। बोले वो कोई कई लोग देखे होंगे आपने, आप नई बाइक लाए, नया कुछ भी लाए, उनने स्क्रैच मार दिए, बोले अच्छा नहीं लग रहा। तो वो उस टाइप के अपराध है। नष्ट भ्रष्ट करना दूसरे की चीज, लेना एक ना देना दो, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा सामने वाले के हाथ में, तो उस टाइप के अपराध हैं कि जहां आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति को नुकसान कारित करते हो, क्षति कारित करते हो, है ना। नुकसान कारित करना, संपत्ति को नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, रजिस्ट्री कहलाता है। और कैसा, या तो आप पूरी तरीके से नष्ट कर देते हो, या उसमें इस तरीके की हरकत कर देते हो कि भैया उसकी कीमत घट जाती है, क्वालिटी कम हो जाती है ना। या तो कीमत कम हो गई, या तो नष्ट ही कर दिया, या उसकी कीमत कम हो गई, है ना, आपने ये किया, या आपने उस पर ऐसा कुछ काम किया कि उस पर क्षतिकारक कोई प्रभाव पड़ा, चीज पे खराब हो गई, डैमेज हो गई। तो वो सारी की सारी चीजें रजिस्ट्री की परिभाषा में आती है। वैल्यू कम हो जाए, डैमेज हो जाए चीज, या फिर पूरी तरीके से नष्ट कर दी जाए, तो वो क्या कहलाती है, वो रजिस्ट्री करना कहलाती है। स्पष्टीकरण 1 और 2 और देखिए ये क्या कहते हैं। स्पष्टीकरण 1 कहता है रजिस्ट्री के अपराध के लिए ये आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या यह संभाव जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति कारित करने करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं, हानि या नुकसान कारित करे। तो ये कह रहा है कि भैया आशय जरूरी नहीं, बस इतना जरूरी है कि हमें तो भैया नष्ट करना है। ऐसा नहीं कि उसको नुकसान होगा, उसको तकलीफ होगी, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारा इतना तो है, मजा आ जाएगा, बोले वो मजे वाली बात है ये। कई लोगों को मजा आता है दूसरों की चीजें खत्म करने में, वही चीज है ये।
कि अगर आपको लगता है कि भैया कोई नुकसान से बात है, कुछ नहीं भैया, यहाँ तो बस इतना सा आता है कि वो खराब हो जाएगा, बहुत मजा आएगा, आनंद प्राप्त होगा, तो वो वाली चीज है ये। ठीक। दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है, ऐसी संपत्ति का प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति को की ही हो, संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की या अन्य व्यक्तियों की हो रजिस्ट्री की जा सके। ये वो कह रहा है संयुक्त संपत्ति वगैरह है तो उसकी भी रजिस्ट्री हो जाती है। अपने घोड़े का उदाहरण पड़ा था, दो संयुक्त स्वामी थे, एक ने उसको एक ने घोड़े को ही मार दिया, तो वो क्या है, वो रजिस्ट्री है। दो घोड़ों के स्वामी है और एक आदमी, आप संयुक्त स्वामी हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि घोड़े को गोली मार दोगे। आपने घोड़ी को गोली मारी, बोले हमारा नुकसान होता तो हो जाए, इसको नहीं, इसका भी होगा, मजा आएगा, तो वो भी क्या है, वो रजिस्ट्री है। हमें पता है कि भैया हमने दो दो लोगों ने मिलकर एक चीज खरीदी और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो चीज का नष्ट हो जाए, लेकिन बेचारे दूसरे को तो फर्क पड़ता है। आप चले वो चीज को आपने क्या किया, नष्ट कर दिया। ऐसे ही मान लो दो दोस्त थे, उन्हें घोड़ा खरीदा संयुक्त होके, अब एक दोस्त की स्थिति अच्छी है लेकिन वो दूसरा दोस्त उसको सबक सिखाना चाहता है, वो उसको लग रहा है कि मजा आएगा, बोले हमें क्या फर्क पड़ता, बोले दूसरा खरीद लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको तो दिक्कत हो जाएगी, वो तो एक एक बड़ी मुश्किल से खरीदा था बेचारा ना, वो भी नहीं खरीद पा रहा था तो मिलके खरीदा बेचारे ने, और आपने उसने गोली मार दी, तो ये भी क्या है, ये भी रिस्की है। नुकसान कारित करोगे तो रिस्की है। कुल मिला के नुकसान कारित करना क्या कहलाता है, रिस्की कहलाता है। ठीक है। एक चीज और याद रखें कि रजिस्ट्री के लिए जो संपत्ति होती है, जरूरी नहीं कि संपत्ति किसी की प्राइवेट संपत्ति, सार्वजनिक भी हो सकती है, सार्वजनिक भी हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो वो रजिस्ट्री ही होती है। अब आप जा रहे हो, कई लोग, कई बदमाश लड़के देखेंगे आपने जो बैठे रहते छोटे बच्चे, अब वो स्ट्रीट लाइट जली, वहीं में पत्थर मार दिया, कोई लेना नहीं है, कुछ मतलब भी नहीं, पत्थर मार दिया, फोड़ दिया, तो ये भी क्या है, ये भी रजिस्ट्री है। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान पहुंचा रहा है, ये भी रजिस्ट्री। किसी की प्राइवेट गाड़ी रखी, कांच में पत्थर मार के भाग गए रात में, तो ये क्या है, ये भी रजिस्ट्री है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या पब्लिक प्रॉपर्टी हो, किसी पे भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ही होगी रजिस्ट्री, पब्लिक प्रॉपर्टी पे नहीं हो, सब पे हो सकती है। सरकार वगैरह नगर पालिका नगर निगम वाले बेंच लगाते हैं, आप कई लोग छोड़ देते हैं, आपने देखा होगा अधिकतर इंडिया में यही होता है। उनको पता नहीं क्या चिढ़ रहती है कि उनको अच्छा नहीं लगता, उनको ये लगता है कि भैया हमारा, अब ये नहीं समझते वो सबकी है, कोई किसी व्यक्ति की नहीं है, सभी की, आपकी भी हमारी भी है, लेकिन लोग तोड़ते हैं, रेलिंग लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, ये लोग तोड़ देते हैं। पता नहीं कितना सुकून मिलता है लोगों को, तो ये उन लोगों के लिए जिनको सुकून मिलता है, तो ये क्षति करते हैं, नष्ट करते हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई सी भी प्रॉपर्टी को जो है रजिस्ट्री कारित की जा सकती है। इसमें उदाहरण दे रखे हैं, ये सारे उदाहरण आपको पढ़ने हैं, मैं उदाहरण पूरे पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, एक या दो पढ़ देता हूँ। एक कहता है, या को सदोष हानि कारित करने के आशय से यहाँ की मूल्यवान प्रतिभूतियों को का स्वेच्छा जला देता है, कहानी रजिस्ट्री की। आप कह रहे हो वो सामने वाले को हानि हो, इसलिए आपने क्या किया, उसकी जो भी मूल्यवान प्रतिभूति थी वो जला दी कि भैया अब नुकसान होगा, तो ये क्या है, ये रजिस्ट्री है। सिंपल उदाहरण है इसका। दूसरा है, या को सदस्य हानि करने के आशय से उसके बर्फ घर में का पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है, काने क्या किया, रजिस्ट्री। कोई बर्फ की फैक्ट्री चलाता होगा, बर्फ का घर मतलब बर्फ की फैक्ट्री चलाता होगा, आपने, अब जब बर्फ की फैक्ट्री में पानी डालोगे तो क्या होगा, बर्फ पिघल जाएगी, नुकसान हो जाएगा उससे, तो आपने क्या किया, बर्फ के घर में पानी छोड़ दिया, बर्फ पिघल गई, तो क्या हुआ भाई, रजिस्ट्री होगी। तो ये क्या है, रजिस्ट्री है। अगला उदाहरण, का इस आशय से या की अंगूठी, ये तीन उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ, ये आते हैं, ये परीक्षा में आ चुके हैं, आते हैं, इन्हीं उदाहरणों में से आता है। का इस आशय से या की अंगूठी नदी में फेंक देता है कि या को तद्वारा सदोष हानि कारित करे, का ने क्या किया, रजिस्ट्री की। आपने किसी की अंगूठी मिली और उठा के सब नदी में फेंक दी, तो ये क्या है, रजिस्ट्री। मोबाइल उठा के फेंक दिया, ये क्या है, रजिस्ट्री। लेना एक ना देना दो, लेकिन फेंक दिया, तो ये क्या है, ये रजिस्ट्री है। ठीक है, ये तीन उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं परीक्षा में। ठीक है। अब बात आती है, क्या कोई व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की भी रजिस्ट्री कर सकता है। अपने अभी तो ये बात पढ़ी
जैसे अपन ने पढ़ा था कि भाई कोई व्यक्ति क्या स्वयं की संपत्ति की चोरी करता है, वैसे ही हम ये पूछ रहे हैं क्या कोई व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की भी चोरी रजिस्ट्री कर सकता है? बिल्कुल करता है। दो घोड़ों का उदाहरण देखा अपन ने, उसमें भी उसकी संपत्ति थी ना, दोनों की संयुक्त संपत्ति, यानी उसकी खुद की भी संपत्ति थी वो, लेकिन दूसरे को नुकसान करने के लिए उसने उसको कर दिया, नुकसान कर दिया। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने बीमा कराया घर का, क्या कराया आपने? बीमा करा लिया। या गाड़ी का बीमा सबसे अच्छा उदाहरण है, आपने गाड़ी का बीमा कराया। आपकी गाड़ी है खुद की, आपकी गाड़ी है, गाड़ी क्या है? आपकी है, आप मालिक हो उसके, आपकी है गाड़ी। अब आपने सोचा बढ़िया बीमा करा रखा है, अब बीमे का पैसा चाहिए, और आपने गाड़ी में आग लगा दी। क्या लगा दी? आग, जला दिया उसे। या मान लो एक्सीडेंट करा के खाई में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? ताकि बीमा की रकम मिल जाए। तो ये रिस्ट्री नहीं है, ये भी रिस्ट्री है। हालांकि ये आपकी खुद की संपत्ति थी जिसको आपने नुकसान पहुंचाया, लेकिन नुकसान क्यों पहुंचाया आपने? नुकसान इसलिए पहुंचाया आपने ताकि बीमा कंपनी को क्षति कारित कर सके आप। क्षति तो हो रही है, नुकसान नहीं हो रहा है। वो आपको कंपनसेशन देगा, जबकि कोई एक्सीडेंट, आग वाग कछु नहीं लगी, आपने खुद ने लगाई। इस प्रकार आप बीमा कंपनी से क्या करना चाहते हैं? उसको जो है क्षति करना चाहते हैं। तो ये भी रिस्ट्री है एक तरीके से, ये भी रिस्ट्री। छल तो है ही साथ में, आप कहोगे छल है, छल भी है, लेकिन रिस्ट्री नहीं है क्या? रिस्ट्री भी है ये, साथ में रिस्ट्री भी है। मतलब हम जो संपत्ति उसने रिस्ट्री की, अपनी खुद की संपत्ति, तो वो रिस्ट्री भी है। वो छल है वो एक अलग बात है, हम रिस्ट्री की बात कर रहे हैं अभी। तो क्या ये रिस्ट्री नहीं है? ये भी रिस्ट्री है। भले ही वो खुद की संपत्ति थी, तो उस खुद की संपत्ति की क्या रिस्ट्री नहीं होगी? रिस्ट्री होगी। अगर आपने वाहन का बीमा प्राप्त करने के लिए वाहन को जला दिया, तो क्या ये रिस्ट्री नहीं है? रिस्ट्री संयुक्त संपत्ति थी, अपने खुद की संपत्ति। आप जैसे घोड़ा था, दो घोड़े थे, आप संयुक्त स्वामी थे, आपने एक घोड़े को गोली मार दी ताकि सामने वाले को नुकसान हो, तो क्या ये रिस्ट्री नहीं है? ये भी रिस्ट्री है। ठीक है, तो ये रिस्ट्री भी है। ध्यान में रखा, अपनी संपत्ति की भी रिस्ट्री हो सकती, कंडीशनली हो सकती है, जब सामने वाले को नुकसान पहुंचा। अगर हमारी संपत्ति ऐसी है कि सामने वाले को नुकसान कारित करे, उससे हम फायदा लेना चाहें, तो रिस्ट्री है ना। हमको लगता है कि भैया इसको नुकसान होगा, नुकसान किसको हो रहा है? बीमा कंपनी को हो रहा है, जबरन उसको बीमा देना पड़ रहा है। आग वाग लगी नहीं है, उसको बीमा देना पड़ रहा है बेचारी को। तो ये क्या है? रजिस्ट्री कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये रजिस्ट्री है। अब रजिस्ट्री के लिए दंड है 426 से लेके जो है आपके 440 तक। ये इसमें केवल आपको सेक्शन याद रखने हैं। 426 से लेके 440 तक ही जाते हैं ये प्रकार के हिसाब से, जैसी रजिस्ट्री वैसे दंड। ठीक है, तो 427 में ये रजिस्ट्री की क्वालिटी के हिसाब से, भाई कितने रुपए की रजिस्ट्री, तो उस हिसाब से दंड है। तो ये सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है, ये नीचे के देखना चाहो देख सकते हो, ज्यादा नहीं, बस 415 जो आपने देखा वो आपका इंपॉर्टेंट है। अभी अपन ने कौन सा पढ़ा? 415 लिख दिया मैंने। चल अच्छा, ऊपर मिटाया नहीं मैंने, रजिस्ट्री लिखना था ऊपर, पुराना लिखा है ये। 425 से रजिस्ट्री, 425 से 440। ठीक है, तो 426 से लेके 440 तक जो है उसकी मात्रा के आधार पर दंड दिए गए हैं। 427 कहता है, 427 और 428 देखिए, 26 और 426, सर नहीं 400, एक मिनट, 426 देखिए पहले। 426 कहता है, एक मिनट, 426 कहता है रजिस्ट्री के लिए दंड, दंड है इसमें। काय के लिए? रजिस्ट्री के लिए। रजिस्ट्री के लिए जो है दंड कितना होगा? नॉर्मल जो रजिस्ट्री है उसका दंड है, साधारण जो रजिस्ट्री होती है उसके लिए। चूंकि साधारण रजिस्ट्री है इसलिए इसमें थोड़ा सा कम दंड है। ये कहता है दोनों में से किसी माध्यम कारावास जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित के, केवल 3 माह तक का, 3 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। ठीक है, ये साधारण, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि साधारण वाला ही पूछा जाता है, यही पूछा जाता है रजिस्ट्री का दंड के, कि भाई साधारण जो रजिस्ट्री होती है उसके लिए दंड जो है कितना दे रखा है। तो 427 से फिर अपन ये पढ़ेंगे इनके, 427 और 428 देखिए इकट्ठे। 427 कहता है, मूल की बात कह रहा है, अगर संपत्ति का मूल सीधा लिखेंगे 50 रुपए से अधिक, 50 रुपए तक का मूल्य जो संपत्ति का जिसका आप रजिस्ट्री कर रहे हो उसका मूल्य कितना है? 50 रुपए है। या ये कह रहा भैया जो पशु है जिसको आप नुकसान पहुंचाते हो, जो पशु वगैरह 10 रुपए
से अधिक मूल्य के किसी जीव जंतु, 10 रुपए से अधिक, ये कौन सा जीव जंतु है, मतलब गाय भैंस बकरी जो भी है आपकी, उसकी कीमत 10 रुपए से ज्यादा है और आपने मार डाली या कुछ भी कर दी तो वो है, या उसको चोट पहुंचा दी, तो ये सब आ जाएगा। तो इन लोग इस दोनों में जो है दंड कितना है, इन दोनों में दंड है 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। ठीक है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, ठीक है, दंडित किया जाएगा। किसी को 50 रुपए तक का है, या फिर आपका 428 कहता है 10 रुपए से अधिक मूल्य के पशु हैं। अब आप कहोगे 10 रुपए का कौन आजकल पशु आता, 50-50 1-1 लाख की भैंसें आती हैं, 1.5-1.5 2-2 लाख की, है ना। तो आप कहोगे कि लेकिन उसमें सीधा लिखा ना 50 रुपए से अधिक, इसीलिए इनको समाहित किया गया, कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपए से अधिक लिखा ही है, सॉरी 10 रुपए से अधिक लिखा ही है। पशु की कीमत कितनी, 10 रुपए से कम का कोई आता ही नहीं, तो सब इसी में आई जाएंगे ऑलरेडी, इसलिए चेंज नहीं किया उसे। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 429, 429 कहता है किसी मूल्य के ढोर, ये 50 रुपए से अधिक मूल्य के ढोर हैं, इनकी कीमत है 50 से अधिक, ये भी जीव जंतु हैं, ये भी जीव जंतु हैं या ढोर वगैरह पशु वगैरह, तो इनकी कीमत 10 रुपए से अधिक थी। ठीक है, 10 रुपए या अधिक मूल्य के, और ये 50 रुपए या अधिक मूल्य के हैं, ये 50 रुपए से अन्य मूल्य के जीव जंतु। ठीक है, इनका जो है या तो मारता है या विकलांग कर देते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए सजा कितनी है, 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, इसमें 5 वर्ष तक का कारावास है या जुर्माना है या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये भी पशु हैं, ये 10 रुपए से अधिक मूल्य के, और ये 50 रुपए तक के मूल्य के पशु हैं, उससे अधिक के मूल्य के पशु हैं। ठीक है, अब इसमें रजिस्ट्री कैसे होती है, इसमें बोलेगा आपकी गाय है उसकी टांग तोड़ दी, आपका पशु है उसको चोट पहुंचा दी, या कुछ भी कर दिया, तो वो रजिस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, उन पशुओं को है कुल मिला के। 430 क्या कहता है, 430 कहता है भाई सिंचाई, सिंचाई या पीने के लिए जल उपबंध करने वाले किसी विनिर्माण की पृष्ठि, ये सिंचाई संसाधन, सिंचाई अकेला लिख लीजिए, एक एक शब्द याद रखना हो तो, नहीं तो नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं। ये सिंचाई साधनों के साथ छेड़खानी करना है, उसको नष्ट करना है, नहर खुदी कुछ खुदा, आपने उसको दृष्टि पहुंचा दी कि उसके खेत में पानी नहीं जाए, है ना, तो वो वाली है। तो इसमें भी सेम सजा है, 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 431 देखिए, 431 क्या कहता है, 431 कहता है किसी लोक सड़क पुल या जलमार्ग, ये सड़क आदि को है, सड़क आदि लिख लो, सड़क आदि, जो सड़क को नुकसान पहुंचा दे, खोद डाला भैया दूसरों को नुकसान हो, निकलेगा बढ़िया मजा आएगा। सड़क सरकार की पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, अब उसको नुकसान पहुंचा तो उसमें भी सेम सजा है, 5 वर्ष तक का कारावास, इस सब में एक साथ एक ही सजा है, ये दोनों में 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो सड़क को नुकसान पहुंचा दिया आपने, सिंचाई को नुकसान पहुंचा दिया, इसके अलावा लोक जल निकाय में जानबूझकर बाधा डालना, लोक जल निकास में, ये जल निकासी वाला है 432, जल निकासी क्या मतलब, ये नाली वगैरह में जो नुकसान, जल निकासी मतलब जो नाली बनी रहती है, पानी निकल रहा है, नाले बने हैं, पानी निकलने के लिए तो बने रहते हैं, तो जो जल निकासी का साधन है उनमें किसी प्रकार की क्षति वगैरह करना, तो इसमें भी सेम सजा है, 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। ये सब 5 साल की सजा वाले। अब आता है आपका 432 के बाद 433, यहां से मिटा दीजिए, सेक्शन 433, 433 का ऐसे संबंधित है। 433 जो है आपका नव परिवहन को सुगमता प्रदान करने वाले किसी द्वीप गृह या समुद्री चिन्ह, जो परिवहन से संबंधित है, सीधा बस इतना याद है, वो परिवहन, परिवहन मतलब जो भी लाइटिंग है लगी रहती है, लाइट हाउस वगैरह लगे रहते हैं, उनको नुकसान, ये परिवहन के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं ना, समुद्र में जो जहाज चलते हैं उसके लिए लाइट हाउस लगाए जाते हैं, समुद्री चिन्ह लगाए जाते हैं, तो परिवहन ही होता है वो भी। तो उससे संबंधित अपराध है, अगर उससे संबंधित कोई अपराध करता है, उनको नष्ट करता है, तोड़ता वगैरह है, तो इसमें जो सजा है ज्यादा है, लाइट हाउस से भी के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो इसमें सजा ज्यादा है, इसलिए कि भैया भटक जाएगा आप, समुद्र में जहाज को पता ही नहीं पड़ेगा किनारा कहाँ गया। लाइट हाउस इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जो जहाज होते हैं पानी के, उनको ये समझ में आ जाता है कि किनारे पे पहुंचने वाले हैं, कोई किनारा है।
अब आपने लाइट हाउस बंद कर दिया, रात में जहाज आ रहा है पानी में, उसको पता ही नहीं पड़ा, बेचारा समुद्र में भटक गया और चला गया कहीं और। इसीलिए इसमें सजा ज्यादा है, क्योंकि उस पे काफी लोग भी रहते हैं, सामान भी रहता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें सजा ज्यादा है। 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से। तो 7 वर्ष तक का कारावास है इसमें, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, 7 वर्ष के साथ या है, तो 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन आता है 434। 434 क्या कहता है? 434 कहता है किसी लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करना। तो सीधा याद रखें, भूमि चिन्ह को नष्ट करना, भूमि चिन्ह। और ये कैसा भूमि चिन्ह है? जो लोक सेवक लगा के जाता है, उस दो वाले आपने लगा लो वो बात अलग। लोक सेवक जो भूमि चिन्ह लगा के आपके खेत नपते हैं, वो चिन्ह गाड़ जाते हैं, पत्थर गाड़ जाते हैं, तो वो उन चिन्हों को आपने हटा रहा है ना। कोई भी चिन्ह है लोक सेवक ने लगाए हैं, आपने उनको नष्ट कर दिए, तो भूमि चिन्ह है। कुल मिला के भूमि चिन्हों को आप नष्ट करते हो तो सजा कितनी होगी? 1 वर्ष की है। 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें 1 वर्ष है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाए। भूमि चिन्हों को नष्ट करने पे 1 वर्ष तक का कारावास। ये प्रकार है एक तरीके से। इसके बाद आता है सेक्शन 435। 435 क्या कहता है? 435 कहता है 100 रुपए या अधिक मूल्य की संपत्ति या 10 रुपए या अधिक मूल्य की कृषि उपज के प्रति अग्नि या विस्फोट द्वारा, अग्नि या विस्फोटक द्वारा दिखती है, अग्नि या विस्फोट। और अग्नि और विस्फोट में भी 100 रुपए तक की जो है, ये कह रहा है कौन सी संपत्ति? 100 रुपए या अधिक मूल्य की कौन सी संपत्ति है? कोई संपत्ति है, या 10 रुपए अधिक मूल्य की कोई कृषि उपज है। कृषि उपज की कीमत 10 रुपए से अधिक है इसके मामले में। तो कुल मिलाकर उनमें आप अग्नि या रिष्टि द्वारा जो है क्षति वगैरह जो है पहुंचाते हैं, नष्ट करते हैं, तो कितनी सजा है? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इसमें 7 वर्ष तक का, या जुर्माने से क्या किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 435 में। 436 में देखिए, 436। 436 क्या कहता है? 436 कहता है उपासना स्थल, मानव निवास, संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान की अग्नि द्वारा स्थिति। तो कुल मिला के उपासना स्थल हो गए, उपासना स्थल हो गए, मानव निवास हो गया, या अन्य कोई चीज हो गई जो वहां पे आप संपत्ति वगैरह रखते, इसमें भी जो है अग्नि द्वारा रजिस्ट्री कर रहे हैं आप, विस्फोटक द्वारा रजिस्ट्री कर रहे हैं, आपके घर वगैरह में कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करता है तो उसके लिए इसमें कितनी सजा है? इसमें 10 वर्ष की सजा है। कोई व्यक्ति आपके घर में आग लगा दे, 10 वर्ष तक का इसमें जो है कारावास तक का है, और जुर्माना, और जुर्माना। ठीक है, इसमें ज्यादा सजा है। आपका घर है, उपासना स्थल है, गोदाम है, उसमें कोई ने अगर रजिस्ट्री की तो ज्यादा है। ठीक है, 436 के बाद आती 437। 437 क्या कहता है? 437 कहता है तल्लायुक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान के प्रति रजिस्ट्री। तल्ला 20 टन से अधिक, तल्लायुक्त या 20 टन से अधिक, 20 टन। अब ये क्या हो गया? आप तल्ला युक्त क्या होता है? तल्ला युक्त मतलब होता है जमीन पे धरा हुआ है, वो रखा हुआ है, किनारे पे है बिल्कुल, और उसमें आप रजिस्ट्री कर रहे हो, 20 टन से अधिक भार का है। स्वाभाविक सी बात है 20 टन से ज्यादा ही का होगा, और जमीन पे रखा हुआ है वो बिल्कुल, जमीन तल्ला युक्त मतलब जमीन से लगा हुआ है, किनारे पे है। किनारे पे रहते हैं ना जहाज, किनारे पे आ गए बिल्कुल, वो वाले हैं। उनमें आप नुकसान वगैरह करते हो, क्षति वगैरह, तो इसमें भी सेम सजा है, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, 438 क्या कहता है? 438 कहता है उपरोक्त जलयान के प्रति अग्नि या विस्फोट, मतलब अब इसी में अगर आप अग्नि लगा दो, आग लगा दो, जो नीचे खड़ा हुआ था ये ऊपर वाला तल्ला युक्त है या 20 टन से, इसमें आग भी लगा दी सकते, तो फिर सजा कितनी है? ये कह रहा है इसमें सजा बढ़ जाएगी, आजीवन कारावास और जुड़ जाएगा। फिर कितना हो सकता है? आजीवन, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अगर आप उसमें आग लगा दोगे, तल्ला जो वाहन जो आपका जहाज वगैरह है, तो इसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है फिर आपको, या फिर जो है 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से आपको क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। 438 के बाद देखिए 439।
439 ये क्या कहता है? 439 कहता है चोरी या दुर्विनियोग के आशय से किसी जलाशय को भूमि पर चढ़ाना या किस लगाना। ये कह रहा है चोरी वगैरह करने के लिए जलयान वगैरह को भूमि पर चढ़वा लिया, चोरी या दुर्विनियोग। ठीक है, ये चोरी अकेला लिखा अपन ने। तो चोरी या दुर्विनियोग के लिए जहाज को पे गए, कब्जा कर लिया, उससे कहा चलो किनारे, चलो किनारे लगाओ, चढ़वा लिया, उसमें कोई आपने नुकसान वगैरह करा तो इसमें भी 10 साल तक का कारावास है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, 440 यहाँ देख लीजिए, सेक्शन 440 लास्ट है इसका। ये कह रहा है मृत्यु या उपाधि या सदोष अवरोध कारित करके या उसका भय कारित करके तैयारी के साथ दृष्टि, तो सीधा याद रखो तैयारी के साथ दृष्टि, तैयारी के साथ दृष्टि। जब आप तैयारी के साथ दृष्टि करते हो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए, सदोष अवरोध कारित करने के लिए, उपहति कारित करने के लिए, तो वो 440 में आता है। और इसमें जो है तैयारी के लिए जो सजा है वो है 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। कितनी सजा है? 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। ठीक है, ये केवल पनिशमेंट ही है इसमें, और कुछ नहीं है इनमें। जो लास्ट के सेक्शन है ये जो आपके 427 से पूरे ये पनिशमेंट है। तो ये ज्ञान के लिए पढ़ना है आपको, बस इसमें ज्यादा नहीं पूछा, ये इंपॉर्टेंट है और ऊपर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें कभी कभार एक आध पूछेगा तो पूछे, नहीं तो ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उनके प्रकार है, ठीक है, कि भाई कितना, तो ये नहीं पूछने वाले। हाँ, ये पूछ लिया जाता, सिंचाई वाला पूछ लिया जाता है कभी कभी, सिंचाई वाला है, सड़क वाला है ना, ये सब पूछ लिया जाता है। भूमि चिन्ह वाले भी पूछ लिए जाता है ना, ये सब पूछ लिए जाते हैं। अग्नि वगैरह द्वारा दृष्टि, इस तरीके से सेक्शन वाइज ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो सेक्शन वाइज ही इंपॉर्टेंट है जी ये। या इनका पनिशमेंट पूछ लिया जाता है कि भाई ये पनिशमेंट के करते हैं ये इस तरीके का अपराध, तो कितने दंड से जो है दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका दृष्टि। अब आपराधिक अत्याचार और गृह वेदन जो है वो कल देखेंगे, ये लास्ट टॉपिक है इस अध्याय का, है ना। तो इसको अपन देखेंगे 400 जो है 41 से जो है अपन कल ही देखेंगे, 441 से जो है कल देखेंगे। आपराधिक अत्याचार के विषय में जो है ये कल देखेंगे अपन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसको पढ़िएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा और याद करिएगा सेक्शन वाइज, है ना। चलिए ठीक है।